नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज प्रसिद्ध त्योहार जो है दशहरा है और अब दशहरा की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। वैसे तो आज छुट्टी है, लेकिन फिर भी आप लोग को ब्रेक नहीं करना है अपनी स्टडी को। संडे को ऑलरेडी ऑफ रहता है, तो इसलिए आज करंट अफेयर्स को जरूर देखें। और चूंकि आज दशहरा है तो आप लोग हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाइए। और बुराई पर जो है अच्छाई की जीत का ये प्रतीक, यह त्योहार है। यानी कि आपको जब कल को जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होगा, पीसीएस ऑफिसर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, या किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, आरओ बनेंगे, तो वहां पर आपको ईमानदारी पूर्वक कार्य करना है, अच्छे तरीके से कार्य करना है और नैतिकता और मूल्यों का समावेशन करना है। क्योंकि जब तक आप नैतिक नहीं होंगे, जब तक आपके भीतर मूल्यों का विकास नहीं होगा, मूल्यों का समावेशन नहीं होगा, तब तक आप बेहतर इंसान बन नहीं सकते। इसलिए हमेशा कोशिश करना है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। और जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, हमें कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं, बताते हैं। हमें उनसे सीख करके और प्रेरणा लेकर के हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आज दशहरा है और ऐसे में आज दरअसल डिकोड एग्जाम की तरफ से लास्ट डे है। जो मैं ऑफर कई दिन से आपको बता रहा था कि दरअसल दशहरा के उपलक्ष्य में, नवरात्र के उपलक्ष्य में दरअसल ऑफर दिया गया था कि जितने भी प्रोग्राम आपके डिकोड एग्जाम के हैं, आपके आरओ के हों या जो भी अन्य प्रोग्राम इसमें दिए गए हैं, उन सभी पर एक बम्पर छूट दी गई थी। आपको 1000 तक की छूट दी गई थी कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज ये मौका दरअसल आपके पास अंतिम है और चूंकि आज त्योहार भी है, तो क्यों ना इस त्योहार को अच्छे से मनाया जाए और शुरुआत की जाए, क्यों ना आज अच्छे से आज जो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके, चूंकि त्योहार है, अंतिम दिन है आज जो है इस ऑफर का, तो आप लोग चाहें तो आज सिर्फ और सिर्फ आज आपके लिए मौका है। आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करिए और अपनी चीजों को बेहतर ढंग से करिए। और यहां पर आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आप इमेजेस देख पा रहे हैं, ये सभी लोग डिकोड एग्जाम के साथ जुड़े हुए थे, प्रोग्राम्स को ज्वाइन किया था और इन्होंने अपनी सफलता को सुनिश्चित किया डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म से। तो आप भी चाहते हैं, अगर अंतिम चयन चाहते हैं अपना, अगर चीजों में कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं, कंसिस्टेंसी चाहते हैं, तो इसके लिए आप प्रोग्राम से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। क्योंकि अभी भी समय है, आप चाहें तो काफी कुछ जो है मेहनत करके अपने समय को आप जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको लिखना होगा आरओ फाउंडेशन कोर्स, और इसको लिख करके आपको व्हाट्सएप कर देना है हमें 9506742546 पर। ये आपके लिए क्या है, बहुत ही अहम है। इससे आप जुड़ करके जो है चीजों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो बिना देरी के आज जो है आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक प्रोग्राम और आपके लिए चल रहा है। यानी कि अगर आपकी तैयारी एक लेवल तक की हो गई है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप जो है लगातार प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यूज के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, या जहां जहां से भी जो आपको मिलता है सोर्स, आप उसको फॉलो करें। और उसके लिए दरअसल डिकोड एग्जाम का जो ये प्रोग्राम है, जिसको हम कहते हैं आरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज, ये प्रोग्राम दरअसल आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर जुड़ करके अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। यहां पर क्या कुछ दिया जाएगा आपको, आइए हम लोग देखते हैं फटाफट। तो यहां पर 7000 प्रश्नों का, सोचिए 7000 प्रश्न जो है आपको मिलेंगे। प्रश्नों का माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का जो है निश्चित सुनिश्चित रिवीजन आपको करा दिया जाएगा। 7000 प्रश्नों से यदि आप गुजर जाते हैं, समझ लीजिएगा ये अपने आप पे एक बहुत ही बड़ी बात मानी जाएगी। इसके अलावा परीक्षा का जो वर्तमान ट्रेंड है, यानी कि जो ट्रेंड बदल रहा है आयोग का, आप सभी लोगों को पता होगा कि आयोग दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, अपने क्वेश्चंस की जो पूछने की उसकी जो प्रकृति थी, उसका जो नेचर था, उसको मॉडिफाई कर रहा है। और एक जो है, जो एक अवेयर जो स्टूडेंट होता है, वो बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग चलता है। तो अगर आपको उसकी समझ नहीं है, तो उसके लिए आप प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि जो भी ट्रेंड है आयोग का, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके अलावा टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट फॉर रिवीजन के लिए दिया होगा, 3 टाइम्स आपका रिवीजन किया जाएगा। सॉल्व और अनसॉल्व पीडीएफ एवरी टेस्ट की दी जाएगी। 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और 15 फुल सिलेबस टेस्ट आपको मिलेगा, जिसमें 3000 क्वेश्चन होंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे, उसके आंसर्स और बाकी चीजें होंगी। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रश्न आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, अर्थात इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आप किसी भी स्ट्रीम के छात्र हो, आपके लिए दरअसल ये प्रोग्राम लाभकारी सिद्ध होगा। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे तरीके से अपनी एनालिसिस करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि बेसिकली दरअसल क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, और आप जो है कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हो। ठीक है, इसके लिए आप जो है
प्रोग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको व्हाट्सएप पर टाइप करना होगा वीडियो टेस्ट और उसको हमें भेज देना होगा 9506742546 पर, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। तो ये छोटा सा काम करिए और इस प्रोग्राम से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करिए। अब आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और फटाफट हम लोग करते हैं रिवीजन लास्ट डे का। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट कि पहले छोटा सा जो है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए रिवीजन करते हैं। फटाफट कॉपी और पेन उठाइए, ऐसे मत बैठिए। जब भी आप मेरा करंट अफेयर्स करिए, ठीक है, तो वहां पर आपके सामने एक चीज होनी चाहिए, पेन और कॉपी। और पेन और कॉपी एक स्टूडेंट का वेपन होता है, हथियार होता है। अगर आपके पास पेन और कॉपी सामने नहीं है तो फिर आप स्टूडेंट कहलाने के लायक नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका यही मूल स्रोत है। अगर पेन नहीं है, कॉपी नहीं, तो काहे के पढ़ाई? फिर सुनने से कुछ नहीं होगा, लिखने से काम चलेगा, चीजों को नोट करने से काम चलेगा। इसलिए चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, टीचर के पास भी पेन होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, आपके पास भी होनी चाहिए। यही हम लोग का हथियार है, यही हमारा अस्त्र शस्त्र है। इससे हम अपने जीवन में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने भारत सरकार के किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दरअसल भारत सरकार की तारीफ की थी? तो हमने कल आपको बताया था कि बेसिकली जो मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए दरअसल जो है ये तारीफ की गई थी UNFPA के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा ट्रेकोमा क्या है? तो हमने कल आपको बताया था कि ट्रेकोमा बेसिकली जीवाणु जनित अर्थात बैक्टीरियल डिजीज होती है, जो कि आंखों से संबंधित बीमारी ये मानी जाती है। 1950 और से 1960 के बीच में दरअसल एक बड़े प्रकोप के रूप में भारत में दिखाई दिया था। ठीक है, और इसके लिए 1963 में दरअसल एक प्रोग्राम भी इसके लिए चलाया गया था, इसके उन्मूलन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में जल जगार महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? कल हमने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में किया गया था, और छत्तीसगढ़ के बारे में भी हमने आपको कल बताया था कि वर्ष 2000 में इसका जो है क्या कहते हैं गठन किया गया था, 26वां राज्य बना था। और राज्यपाल मुख्यमंत्री से लेकर के हमने अलग अलग फैक्ट आपको जो है छत्तीसगढ़ के बारे में बताया था। तो अगर आपने वीडियो कल का नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस भैया मनाया जाता है 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर को। जंगली गधे मुख्य तौर पर कहां पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। और ये चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि गुजरात में वन विभाग ने दरअसल इनकी गणना की है। ठीक है, और यहां पर इनकी वृद्धि व्यापक स्तर पर देखी गई थी। इसके अलावा विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर यानी कि 9 अक्टूबर के दरअसल विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। और कल हमने विश्व यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में हमने आपको बताया था कि कितनी ही परेशानियां आपके सामने क्यों ना आ जाएं, कितने ही संघर्ष क्यों ना आपको आ जाएं, आपको मानसिक रूप से मजबूत रहना है, बिना किसी जो है डर के, बिना किसी भय को आपको आगे बढ़ना है। सफलता असफलता जीवन का एक हिस्सा है। कुछ चीजें मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो और भी अच्छी बात है। हमें शायद कुछ और नया, कुछ और बेहतर करने का मौका मिले। तो इसलिए अपनी असफलताओं से, अपनी परेशानियों से आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं हो रहा है। चरैवत आसान निरंतर चलते रहने की सीख अपने भीतर रखनी है। और ठीक है, जो कल हमने आपसे कहा था कि बस आपको संघर्ष करना है, यकीन रखिएगा आप जिस भी फील्ड में आप जाएंगे अपने आप को बेताज बादशाह बन के जो है आप उभारेंगे। लेकिन इसके लिए आपको जो है मेंटली जो है क्या होना होगा? स्ट्रांग होना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए भैया जी लोग, तातीपाका तेल शोधनशाला कहां पर स्थित है? असम में, गुजरात में, बिहार में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम आते हैं आज के जो है करंट अफेयर्स पर, जिसमें आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स क्या है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स को आप लोग प्लीज जो है रिवाइज करते रहिए। आई दृष्टि के बारे में ऑलरेडी मैं 2-3 दिन से बता रहा हूं, आप उसको पढ़िए। ठीक है, और उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो है आपको वहां से मिलेंगे, पहले पेज से लेकर के बाकी जितना भी आप देखेंगे वहां पर सभी मेरे द्वारा कराए गए करंट अफेयर्स आपको वहां पर दिखाई देंगे। तो वो आपको एक अच्छा लगेगा, फीलिंग आपके अंदर अच्छी आएगी। चलो कम से कम आपने डेली चीजों को किया था, तो कितना बड़ा इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। फिर आपको बस वहां पर क्या करना पड़ेगा? आई दृष्टि सिर्फ आपके लिए रिवीजन के फॉर्म में रहेगी आपके पास। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो पहली बार पढ़ेंगे, लेकिन आप चूंकि डेली मेहनत करते आ रहे हो मेरे साथ में और मेहनत करते आ रहे हो, तो इसका प्रतिफल क्या मिलेगा कि जहां आपको एक और करंट अफेयर्स भी आपका रेडी होता रहता था, इसके अलावा जीएस भी आपका रेडी होता रहता है, इसके अलावा मुख्य परीक्षा में आप आंसर राइटिंग भी करते रहे होंगे। ऐसे में दरअसल जो डेली आप मेहनत मेरे साथ करते हैं, यकीनन आपको उसमें क्या होगा? बड़ा फायदा दिखाई देगा। ठीक है, चलिए हाल ही में इसरो द्वारा वीनस ऑर्बिटल मिशन VOM के
प्रक्षेपण की क्या तिथि घोषित की गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। बताना है आपको कि इसकी तिथि क्या घोषित की गई है, मार्च 2025 या अप्रैल 2026 या मार्च 2028 या फिर अप्रैल 2028। तो भैया जी लोग इसका उत्तर जल्दी जल्दी मुझे बताओ, अगर आपको पता है इसका उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न मैं फिर से कह रहा हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक। तो इसकी अंतिम जो तिथि घोषित की गई है, ये की गई भैया मार्च 2028। प्रक्षेपण की तिथि इसकी क्या है? मार्च 2028। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर, ठीक। चलिए, तो हाल ही में इसरो द्वारा, अब किसके द्वारा ये भी आपको याद रखना है, डीआरडीओ के द्वारा नहीं, नासा के द्वारा नहीं, बल्कि इसरो के द्वारा, ठीक। तो इसरो के द्वारा वीनस ऑर्बिटल मिशन के प्रक्षेपण की तिथि मार्च 2028 को घोषित कर दी गई है। अपने आप में एक अच्छी बात है। इसके अलावा इसरो के बारे में हमने आपको कई बार बताया है, कई बार फैक्ट। आज मैं इसरो के बारे में नहीं बता रहा हूं। इसरो के अध्यक्ष कौन है, इसरो की स्थापना वर्ष जो है कहां पे की गई थी, इसरो का संगठन कहां पर स्थित है, ये सारे फैक्ट आपको इसरो से संबंधित रेडी कर लेना है। हालांकि मैंने कई बार बताया था, लेकिन आज मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा ये जो मिशन है बेसिकली, ठीक है, वीनस ऑर्बिटल मिशन, ये 112 दिन के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है, 112 डेज। ओके, नाउ नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वीनस ऑर्बिटल मिशन, जिसको हम वीओएम कहते हैं, वीओएम को भारत के पहले शुक्र मिशन के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है। क्या? भारत के पहला ये शुक्र मिशन है अपने आप में, इसलिए दरअसल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रक्षेपण यान, अक्सर ये एग्जाम में आपके पूछ लेता है, कोई बड़ी चीजें अगर लॉन्च की जाती हैं, ठीक है, तो उसका जो प्रक्षेपण यान है वो कौन सा होता है, उसका नाम अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रक्षेपण यान जो है उसका नाम है मार्क 3 यानी कि LVM-3। ये आपको बेसिकली क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो शुक्र ग्रह है इसकी स्थलाकृति का मानचित्रण करना है और शुक्र के वायुमंडल में धूल कण वगैरह की क्या करनी, विशेष तौर पर जांच करनी, यानी कि ओवरऑल शुक्र के बारे में हमने अलग अलग जानकारियां एकत्रित करनी है। यही इस मिशन का क्या है अपने आप में उद्देश्य, और भारत का पहला शुक्र मिशन है ये, इसीलिए ये एग्जाम के लिए आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत द्वारा पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए या पेयजल की प्रॉब्लम एक कंट्री में हो गई थी, ठीक है, वहां पर सुदृढ़ करने के लिए उसको पेयजल व्यवस्था को एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन नीर। आपसे पूछा है कि दरअसल ये जो ऑपरेशन नीर जो अभियान चलाया गया था भारत के द्वारा, ये किस देश में चलाया गया था? आपके सामने ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, भूटान या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा, और ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो दरअसल ये जो ऑपरेशन नीर जो एक प्रोग्राम चलाया गया था, अभियान चलाया गया था, ये आपके मालदीव में चलाया गया था। कहां पर? मालदीव में। और मैंने कल भी कहा था, उसके पहले भी मैंने कहा था कि मालदीव इस बार चर्चाओं में रहा है। निश्चित तौर पर मालदीव से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर मालदीव। मालदीव में पेयजल की समस्या जो है आ गई थी और ऐसे में भारत के द्वारा ऑपरेशन नील को चलाया गया था, ठीक। चलिए, पहला पॉइंट सेम है, वही जो हमने आपको बताया। अन्य तथ्यों की बात करें, अगर कुछ हम अलग फैक्ट की बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है, तो पहला फैक्ट क्या है कि भारत सरकार द्वारा मालदीव में दरअसल रुपए कार्ड की शुरुआत की गई है, और ये फैक्ट ऑलरेडी मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो इसको भी आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ये अभी फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा भारत द्वारा मालदीव को पेयजल संकट होने पर ऑपरेशन नीर के तहत जो है ये चला, पेयजल की व्यवस्था की गई थी, जो हमने अभी आपको बताया ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में क्या हुआ है, दोनों देशों ने विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता को कम करने के लिए अपनी अपनी मुद्राओं में व्यावसायिक लेन देन शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति थे मालदीव के, वो भारत की यात्रा पर थे, और उसी यात्रा के दौरान दरअसल इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। बाकी आपको 2-3 फैक्ट और अच्छे से आप चाहें तो आप जो है कर सकते हैं, कहां से, इंटरनेट के माध्यम से। हालांकि अधिकतर फैक्ट हमने आपको करा दिए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? जो निम्नलिखित जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है, चीन है, संयुक्त अरब अमीरात है, फिर जापान है। जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर बताओ आप लोग, कि बताओ तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है भैया, भारत किसका है? तो ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि UAE, ठीक है। भारत का क्या है, ये तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है ये अपने आप में, इसलिए
इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया। और दूसरा फैक्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि अमेरिका, क्या अमेरिका और चीन के बाद, किसके बाद, दो कंट्री, अमेरिका और चीन के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्या है, व्यापारी साझेदार, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी ये बन गया है। इसको भी आपको याद रखना है। तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर क्या है, चीन है, और तीसरे पर क्या है, यूएई। इन तीनों कंट्रियों के नाम आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री आपकी, फिर से देख लीजिए। एक आपका क्या है, अमेरिका, दूसरा चीन, और तीसरे पर क्या है, यूएई। ये तीसरे स्थान पर है यूएई, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत संयुक्त अरब अमीरात की द्विपक्षीय निवेश जो संधि थी वो लागू हो गई है, और इस संधि पर हस्ताक्षर फरवरी 2024 में किया गया था, ठीक है। चलें आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट, क्या वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी की गई है, यह आपको बेसिकली क्या करना है, बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है आपके सामने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन है WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, फिर सी है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा है आपका क्या, IMF, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली बताना है कि इसमें से किसके द्वारा दरअसल जारी की गई है ये जो आपकी रिपोर्ट है, वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताओ भैया जी लोग। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि WMO, ठीक है। चलो व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही कि हाल ही में वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट WMO के द्वारा जारी की गई है। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, कोई भी रिपोर्ट आती है पूछ लिया जाता है कि पार्टिकुलर जो रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है। और इसके लिए हमने आपको एक बार इकोनॉमिक्स में जो पीसीएस क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें हमने इकोनॉमिक्स वाली क्लास में आपको सारी रिपोर्टों के बारे में जानकारी दी है कि कौन कौन से संगठन कौन कौन से रिपोर्ट जारी करता है। इसलिए जितने इंपॉर्टेंट संगठन हैं, चाहे वो WHO के हों, WMO के हों, IMF के हों, WTO के हों, ये कौन कौन से रिपोर्ट जारी करते हैं, ये लिस्ट आप लोग एक बार क्या करिए, बनाइएगा। ये टास्क हमने आपको 7-8 दिन पहले दिया था। अगर आपने इसको रेडी कर लिया तो अच्छी बात है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप लोग इस टास्क को जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, और टास्क की कॉपी एक अलग से बना लीजिएगा, ठीक है, जहां पर आप जो है चीजों को करते रहिएगा, जो मैं आपको होमवर्क देता हूं आपके लिए, ठीक है ना। चलो, WMO क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, आप लोग को पता होगा। और ये जो रिपोर्ट अभी आई है इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, कुछ फैक्ट हैं, उसको देखिए कि इस रिपोर्ट में दरअसल क्या कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। इसके अलावा पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक ग्लेशियर पिघले हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही जो है एक चिंताजनक बात है कि जो है ये जो ग्लेशियर्स होते हैं पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स से संबंधित अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, और इसी से संबंधित एक टॉपिक है आपके सामने, क्लाइमेट चेंज। क्या एक टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन पर प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट दोनों सेक्शन में, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, जलवायु परिवर्तन क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चीजों पर क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारे फैक्ट आप लोग जलवायु परिवर्तन से संबंधित रेडी कर लीजिएगा। और जलवायु परिवर्तन पर दरअसल आपके एस्से में आता है लिखने के लिए, ठीक है, एस्से में ये आता है। इसलिए आप चाहे आरओ की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, क्लाइमेट चेंज दरअसल आपके एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बात, अगर आप कभी ज्योग्राफी से एमएससी करते हैं या एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में करते हैं, तो अगर कभी आपको जो है पीएचडी वगैरह करनी होगी तो आप ये क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक को जरूर चूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज अपने आप में जो है बहुत बड़ी चीज है, और अगर आपकी रिसर्च इस पर होती है तो निश्चित तौर पर आपको बड़ा जो है बेनिफिट मिलेगा। पोस्ट डॉक करेंगे, यानी कि पीएचडी के बाद अगर आप पोस्ट डॉक, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम पीडीएफ बोलते हैं, ठीक है, पोस्ट डॉक, अगर आप वो भी करते हैं तो आप ऐसे टॉपिक्स को वहां पर चूज कर सकते हैं, राइट। तो अगर रिसर्च फील्ड में जाइएगा तो पीडीएफ तक जाइएगा, यानी कि पोस्ट डॉक जरूर करिएगा, राइट। ये मेरी आपसे क्या है, एक होप है अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो, ऑप्शन बी के तौर पर, ठीक है। पीसीएस के साथ साथ में ऑप्शन बी जरूर रखिएगा कि कुछ और करना है आपको, राइट। चलिए, इसके अलावा क्या है कि वर्ष 2023 में
दुनिया भर की नदियों के लिए विगत 33 वर्षों में जो सर्वाधिक शुष्क वर्ष रहा है, यानी कि जो नदियां, जो अभी आपके रिवर्स हैं, वो शुष्क रहा है अपने आप में 2023 का साल जो रहा है, ठीक है, यानी कि बारिश नहीं हुई, कम हुई बारिश, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको बेसिकली क्या करने हैं, याद करने हैं। अब ये सब जो फैक्ट आप लोग देख पा रहे होंगे ना, ये सब फैक्ट आप लोग नोट डाउन कर लिया करो, ऐसे इसको छोड़ा मत करो। ये सारे के सारे फैक्ट जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये सब अब रिपोर्ट्स का हवाला रेफरेंस के तौर पर आप अपने मुख्य परीक्षा में दे सकते हैं। एक बात मैं यहां पर यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ से बता दे रहा हूं। अच्छा, ये जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, अगर आपका फोकस सिर्फ आरओ पर होगा तो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं बस बात। पता चले बाद में आप कहोगे सर तो आप फालतू बात बताते रहते हो, ठीक है, कोई भी बात फालतू नहीं होती है। चलो, मैं क्या कह रहा था कि जब भी आप जो है आंसर लिखेंगे अपने मुख्य परीक्षा में, ठीक है, आंसर लिखेंगे कहां पर, मेंस में लिखेंगे जब आप आंसर, तो वहां पर जब आप कोई बात लिखिए, कोई बात लिखिए, तो आप सिर्फ बात को वहां पर लिखिए मत, बल्कि उसको प्रूफ करिए रेफरेंस के तौर पर कि बताए हाल इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट का नाम लिखो और डेटा यहां पर मेंशन करो। जब इस तरीके से अपने आंसर को आप अपनी कॉपी में लिखोगे तो आपका आंसर क्या होगा, बहुत ही प्रोडक्टिव होगा और फिर आपको नंबर मिलेंगे। एक छात्र, एक स्टूडेंट है, वो सीधे तौर पर डेटा को कह रहा है कि वर्ष 2023 सबसे गर्म रहा, ठीक है, आपने नॉर्मली लिख दिया कि वर्ष 2023 जो है सबसे गर्म रहा। एक लड़का है वो लिख रहा है कि वर्ष 2023 हाल ही में सबसे गर्म रहा इस रिपोर्ट के अनुसार, या पर्टिकुलर रिपोर्ट का नाम लिखेगा, इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2023 जो है सर्वाधिक गर्म रहा। तो जब आप अपनी बात को प्रूफ करते हो, लिखने के बाद आप अपने आंसर में जितना चीजों को आप प्रूफ करते हुए चलोगे, रेफरेंस दोगे, उतना ही आपका उत्तर बेहतर रहेगा। इसलिए जितनी रिपोर्ट्स आपके एग्जाम में आती हैं, मतलब जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए सारी रिपोर्ट्स के बारे में आप लोग इकट्ठा चीजों को नोट डाउन करते चलिएगा। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं भैया, कोई बताता है नहीं, देखो 100 की सीधी बात बताऊं मैं, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ा के सब लोग निकल जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं आपके अंतिम चयन तक आपके मैं साथ रहूं। वो छोटी छोटी गलतियां जो आप करते हैं, जो आपको कोई नहीं बताता है, क्योंकि जब संघर्ष आप कर रहे होते हो, इस संघर्ष से मैं भी निकला हूं, मुझे पता है कि इसका दर्द क्या होता है जब को आपको कोई बताने वाला नहीं रहता है, जब आप अकेले इस संघर्ष में रहते हो। तो मैं नहीं चाहता हूं कि जिस संघर्षों से मैं निकला हूं उस संघर्ष में आप फंसो और आप जो है एक लंबे समय तक इस फील्ड में रहो। मैं चाहता हूं कि एक अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में आप एनी हाउ एग्जाम को क्रैक करके पीसीएस के थ्रू एसडीएम या यूपीएससी के लक्ष्य, जो भी आपका लक्ष्य होगा, आप उसको अर्जित करो। तो छोटी छोटी बातें ये हैं जो मैं आपको बताता रहता हूं बीच बीच में, ये काम की चीजें हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है। इसलिए जो भी रिपोर्ट्स आया करें उनको आप एक अलग से कॉपी बना लीजिए, वहां पर सारी रिपोर्ट्स को, ठीक है, नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है, और वो अपने आंसर में आप उनको जो है नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कल भी हमने आपको बताया था कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कुंभ में इसका बड़ा व्यापक जो है इसका प्रयोग इस समय किया जा रहा है। आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि हाल ही में एआई के माध्यम से वहां की पार्किंग व्यवस्था, वहां की सिक्योरिटी, बहुत प्रकार की चीजें वहां पर की जा रही हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए अच्छी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने हेतु प्रस्ताव पर दरअसल जनमत संग्रह कराया गया है? किस देश के द्वारा? नेपाल के द्वारा, भूटान के द्वारा, कजाकिस्तान के द्वारा, अफगानिस्तान के द्वारा। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भैया आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही उत्तर है, जो कि आपको रेडी करना है, ठीक। चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। तो हाल ही में कजाकिस्तान के द्वारा विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र दरअसल बनाने हेतु प्रस्ताव पर जनमत संग्रह कराया गया है, ठीक है। और कजाकिस्तान की अगर हम बारे में बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी क्या है, अस्ताना है। कई बार हमने आपको कजाकिस्तान के बारे में जब बताया है तो हमने आपकी राजधानी इसको बताया है, और मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ चीजें आपको रट गई होंगी ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं बार बार चीजों को बताता रहता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको चीजें भूल गए होंगे, है ना, राइट। बात सही है। ये इसलिए है क्योंकि मैं यहां पर इसलिए बताता रहता हूं क्योंकि चीजें आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। जैसे ही आप वहां पर ऑप्शन देखो तुरंत आप जो है टिक लगा लो, या जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो तुरंत ऑप्शन आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, राइट। इसके अलावा इसके उत्तर पश्चिम में, किसके, कजाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर में रूस है। कहां पर? उत्तर पश्चिम। अब मैप देखो जरा, उत्तर पश्चिम और उत्तर में रूस है, उत्तर पश्चिम और उत्तर में, यानी कि ये देखो रसिया, ये पूरा का पूरा एरिया क्या, ये कजाकिस्तान है, और ये आप देख पा रहे हो यहां पर रसिया है, ठीक है। इसके अलावा भैया और क्या क्या है, पूर्व दिशा में इसके चीन है, पूर्व दिशा में चीन है, ये है इसका कजाकिस्तान का, ये पूर्व दिशा है, और पूर्व दिशा में ये आप देख रहे होंगे यहां पर क्या है,
चाइना है, चीन है। इसके अलावा दक्षिण में किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में आपके किर्गिस्तान, दक्षिण ये हो गया, दक्षिण में आपका ये है क्या? किर्गिस्तान, ये देखिए यहां पर मिल गया। और फिर उज्बेकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान देखिए ये दक्षिण में, ये भी उज्बेकिस्तान मिल गया आपको। और तुर्कमेनिस्तान भी है, तो तुर्कमेनिस्तान कहां पर है भैया? तुर्कमेनिस्तान देखिए यहां पर है। तो ये हो गई 3 कंट्रियां कजाकिस्तान के क्या हैं? दक्षिण में है। कौन कौन सी? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। जबकि कजाकिस्तान के जो उत्तर और उत्तर पश्चिम का जो एरिया है वहां पर क्या है? आपका रूस है। और इसके जो पूर्व में कौन है? वो है आपका चाइना। इस तरीके से जब आप मैप को याद रखेंगे तो कई बार क्या होता है, पड़ोसी देशों के बारे में चीजें आपके मालूम चल जाती हैं। और इसका फायदा ये होगा कि जब आप पीसीएस में जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो किसी देश के बारे में अगर आपके पूछ ले, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में, सामरिक दृष्टिकोण से जब आपके बारे में पूछेगा, तो अगर आपको इन कंट्रीज के बारे में पता होगा तो आप चीजों को कोरिलेट कर पाओगे कि भैया जो है कजाकिस्तान के जो है क्या कहते हैं, कजाकिस्तान के पूर्व में चाइना है, पड़ोसी देश है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? रूस, इसके रूस और ये एक दूसरे के छोर पर हैं, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? यानी कि मैप के माध्यम से अगर आपको देशों की अवस्थिति को पता है तो कहीं ना कहीं आप चीजों को बेहतर ढंग से कोरिलेट कर पाओगे जब आप मुख्य परीक्षा में सेकंड पेपर में अंतरराष्ट्रीय संबंध को पढ़ोगे, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन वाले चैप्टर को पढ़ोगे वहां पे, ठीक है। तो इसलिए मैपिंग जो है आपको बेसिकली आनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप भारत के राज्यों के बारे में पढ़िएगा तो पर्टिकुलर राज्य के आसपास कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, किस अन्य राज्य की सीमा उसके साथ लगती है, ये प्रकार के प्रश्न भी आपको वहां पर क्या करने हैं? रेडी करने हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के राज्यों के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सरकारी सेवाओं की निर्बाध पहुंच के लिए डिजी लॉकर के साथ में, किसके साथ में? डिजी लॉकर के साथ में किस ऐप को मिलाने की योजना है? उमंग ऐप है या पिंक बॉक्स ऐप है या भीम ऐप है या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा कि कौन से ऐप को दरअसल अभी हाल ही में डिजी लॉकर के साथ में जो है क्या किया जा रहा है? मर्ज किया जा रहा है, उसको मिलाया जा रहा है। तो वो भैया जो एप्लीकेशन है आपका, वो जो ऐप है वो कौन सा है? उमंग ऐप है। कौन सा है? उमंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और पिंक बॉक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से, महिलाओं से संबंधित है, ये सुरक्षा संबंधित। भीम ऐप जानते होंगे, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, तो फैक्ट देखिए आप लोग कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने लोगों तक सरकारी सेवाओं की निर्बाध पहुंच के लिए, किसके लिए? लोगों तक सरकारी जो भी सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज जो भी होती हैं, बिना रुके लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए डिजी लॉकर के साथ उमंग ऐप को क्या किया रहा है? मिलाने का प्रस्ताव दरअसल रखा गया है या घोषणा की गई। इसके उपयोगकर्ताओं को एक ही जगह से, जो भी इसको यूज करेंगे उनको एक ही जगह से कई सेवाएं जो है प्राप्त करने की सुविधा जो है अब क्या हो जाएगी? मिल जाएंगी, जब डिजी लॉकर के साथ में उमंग ऐप को मर्ज किया जाएगा तब। डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य क्या है? आवश्यक दस्तावेजों को सुरक्षित क्लाउड बेस्ड स्टोरेज में प्रदान करना, ठीक है। डिजी लॉकर के बारे में निश्चित तौर पर आप लोग बेहतर तरीके से पहले से जानते होंगे। सारे डेटा आपके क्या होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके क्या रहेंगे, वहां पर सेव रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इंग्लिश में हमने आपको दे दिया है, तो आप चाहें तो यहां पर इसको चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या फिर 13 अक्टूबर? जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए कि बेसिकली जो है आपका ये है दृष्टि दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब भैया? ए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ए। क्या है ए? ए है आपका 10 अक्टूबर, यानी कि जो विश्व दृष्टि दिवस होता है वो बेसिकली मनाया जाता है आपका कब? जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो विश्व दृष्टि दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के कब? अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और यह दिवस बेसिकली क्या है? यह दिवस पहली बार लायंस क्लब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम याद रखिएगा? लायंस क्लब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साइट फर्स्ट अभियान के तहत इसको मनाया गया था, ठीक। चलिए, अब दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर जो है पूछा जाता है, ठीक है। एक पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा पूछा जाता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं, और जो आपका दूर दृष्टि होता है उसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। तो अक्सर पूछा जाता है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है?
देखो एक बात यहां पर याद करने का तरीका क्या है किसका, अच्छा सुनिएगा, यहां पर दिया है निकट दृष्टि दोष। तो अगर आपसे पूछे कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आप देखो ध्यान रखना कि लिखा है निकट दृष्टि दोष। अब आप सोचेंगे इसका मतलब यह होगा कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी साफ, ऐसा नहीं है। जो ये शब्द यहां पर लिखा है इसका आपको अपोजिट कर देना है। यहां पर लिखा है निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, इसका अपोजिट कर दो। यानी कि अगर निकट दृष्टि दोष लिखा है इसका मतलब यह हो गया कि इसमें निकट की वस्तुएं ठीक से दिखाई देंगी, इसका उल्टा पढ़ना है हमें, बस यही इसका तरीका है। ठीक, तो क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को, निकट की जो वस्तु होगी तो ठीक से दिखाई देगी और दूर की जो वस्तु होगी वो नहीं दिखाई देगी। यही क्या है, निकट दृष्टि दोष है। अर्थात इसके अंतर्गत निकट की वस्तु को तो ठीक से देख पाता है जो व्यक्ति है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। अब देखो, अब दूर दृष्टि दोष में इसका देखो क्या होगा, तो दूर दृष्टि दोष है। तो ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है, अब दूर दृष्टि दोष इसका मतलब यह हुआ कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूर दृष्टि दोष इसका ऑपोजिट कर दो, इसका मतलब हुआ कि दूर की जो वस्तु है वो साफ दिखाई देती है। यानी कि इसके अंतर्गत व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख पाता है, जबकि निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ये हो गया आपका क्या, दूर दृष्टि दोष, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब एक फैक्ट यहां पर आपके बहुत पूछता है कि जो ये निकट दृष्टि दोष है इसके लिए हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे उत्तल लेंस का, यानी कि इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता है। ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, कई बार निकट दृष्टि दोष नहीं लिखेगा, सिर्फ मायोपिया लिख देगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं और दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, याद रहेगा। चलो, अब आज आपके लिए जो है अभ्यास प्रश्न है। अभी जस्ट हमने इसका उत्तर बताया है, जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइएगा कि ये जो निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष हेतु प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्या प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। जल्दी जल्दी मुझे इसका कमेंट करके जो है मुझे इसका उत्तर आप लोग दीजिए, क्योंकि अभी जस्ट मैंने इसका उत्तर बताया है। मुझे नहीं लगता है कि इसको आपको इंटरनेट पर सर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर। निम्नलिखित पर टिप्पणी आपको लिखनी है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है टिप्पणी। असहयोग आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है पीसीएस मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको लिखिएगा आप लोग। और बेसिकली क्या है इस पे कि यहां पर से यहां से भी, इन दोनों ही पॉइंट से दरअसल प्री और मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, रेडी कर लेना। असहयोग आंदोलन क्या था, इसका क्या प्रभाव पड़ा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरी हिस्ट्री क्या थी, किस प्रकार से इस पर जांच कमेटी वगैरह वगैरह बनी, ये सब आपको अच्छे तरीके से इसमें लिखना है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट्स पर आपको टिप्पणी लिखनी है। घर पे जो है जाकर के इसकी कोशिश जरूर करिएगा लिखने की। ठीक है, इसी बहाने आपका प्री भी रेडी हो जाएगा और मेंस भी रेडी हो जाएगा। ठीक, तो ये था आज का हमारा जो है महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया कि जो ऑफर आपका है 12 अक्टूबर तक के लिए है, आप चाहें तो दरअसल आप डिकोड एग्जाम के उस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, और बाकी है अगले दिन संडे को ऑफ रहता है। संडे को आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करिएगा, जो भी हमने कराया है उसको रिवीजन करिएगा और अपनी स्ट्रेटेजी को एक बार दोबारा से सही तरीके से बनाइएगा। ठीक है, बाकी पीसीएस वालों के लिए एक बार एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए, उसके बाद हम लोग चीजों को अच्छे तरीके से क्या करेंगे, उस पर हम एक वीडियो डिटेल से बना करके उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, बाकी हम लोग मिलते हैं कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।